नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है जो कि 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होंगे। अब ये डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले 16 से 20 फरवरी के तक आप देखेंगे भारत जो है वो वैश्विक एआई समिट की मेजबानी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अपने इस मेजबानी को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए भारत ने इन सारे संशोधनों को लागू करने की इस तिथि को अधिसूचित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य दोस्तों ये है कि हमारे देश में जो भी सिंथेटिक कंटेंट है यानी कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है उसमें स्पेशली जो गैर सहमति वाले डीप फेक हैं और जो इंटीमेट इमेजेस बनाए जाते हैं उन सभी पर सख्त नियंत्रण करना। और अगर कोई अवैध सामग्री किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रकाशित होता है तो उसका त्वरित रूप से निष्कासन कैसे हो इस बात को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसी आईटी रूल्स संशोधन 2026 के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या प्रावधान हैं। फिर हम बात करेंगे कि इन प्रावधानों को लागू करने में क्या-क्या चुनौतियां हैं और इस पूरे मुद्दे का क्या-क्या संवैधानिक और क्या-क्या नैतिक आयाम है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस संशोधन में कौन-कौन से प्रमुख बातों को इसमें सरकार ने शामिल किया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो जो भी किसी प्लेटफॉर्म पे जो एआई जनरेटेड कंटेंट जो कि किसी व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करते थे उसको हटाने की जो है समय सीमा उसमें काफी कमी की गई है। अगर न्यायालय या फिर सरकार ने किसी भी सामग्री को अवैध घोषित कर दिया है तो उस सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म से हटाने की जो समय सीमा है वो 24 से 36 घंटा पहले था। अब इसको घटाकर केवल 3 घंटा कर दिया गया है। यानी कि अगर सरकार के द्वारा किसी भी सामग्री को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 घंटे के अंदर उसको हटाना अब अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा आप देखें जो गैर सहमति वाले अंतरंग चित्र हैं या मतलब इंटीमेट जो इमेजेस होते हैं, साथ ही साथ जो डीप फेक सामग्री होते हैं जो बिना सहमति के बनाए जाते हैं, उनको हटाने की समय सीमा पहले 24 घंटे थी, अब इसको कम करके 2 घंटे कर दिया गया है। और दूसरे अवैध सामग्री के लिए जो 36 घंटे की समय सीमा थी, उसको कम करके 3 घंटे कर दिया गया है। तो सामग्री को हटाने की समय सीमा में बहुत ज़्यादा कमी की गई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि पहले जो समय सीमा थी, जो 24 घंटे से लेकर 36 घंटे की समय सीमा थी, इस समय सीमा के कारण सामग्री जो भी अवैध सामग्री थी या किसी का डीप फेक था, वो तुरंत वायरल हो जाता था। तो सरकार का तर्क ये है कि जो भी टेक कंपनियां हैं, उनके पास पर्याप्त तकनीकी क्षमता है कि वो 2 घंटे के अंदर जो है वो अवैध सामग्री को किसी भी प्लेटफॉर्म से हटा सकती है। लेकिन इसके संबंध में चिंता ये जताई जा रही है कि किसी भी समय सामग्री की अवैधता को तय करने के लिए 2-3 घंटा काफ़ी कम होता है। इसके अलावा इस पूरे कदम से ओवर सेंसरशिप बढ़ने का खतरा जो है, वो और ज़्यादा सामने आता है क्योंकि सरकार ऐसे सामग्री को भी अवैध घोषित कर सकती है जो सरकार की आलोचना करता हो, सरकार की नीतियों की कमियों को बताता हो, है ना? तो ऐसे में ओवर सेंसरशिप का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो मध्यस्थ पर अनुपालन है या मध्यस्थ कहने का मतलब जो भी प्लेटफ़ॉर्म जिनके ऊपर कोई भी कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, उन कंटेंटों के ऊपर जो अनुपालन है, जो भी इस आईटी रूल्स 2026 में बातें की गई है, उन बातों को लागू करने का जो दबाव है, वो इन मध्यस्थ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बढ़ जाता है। तो ये कुछ चिंताएं भी है जिसको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस संशोधन में जो एआई जनित सामग्री है उसका अनिवार्य लेबलिंग करने की बात कही गई है। यानी कि जो सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन एसजीआई है उसकी कानूनी परिभाषा इस बात से बताई गई है कि ऐसा कोई भी ऑडियो या फिर दृश्य या फिर ऑडियो विजुअल सामग्री जो कंप्यूटर साधन संसाधन से इस प्रकार निर्मित या परिवर्तित किया गया कि वो वास्तविक लगे, तो ऐसे हम कंटेंट को सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और इस संशोधन में ये प्रमुख प्रावधान किया गया है कि अगर कोई एआई जनित सामग्री है तो उस पर एक स्पष्ट लेबल अनिवार्य होना चाहिए। 10% स्थान पर लेबल की पूर्व प्रस्तावित शर्त को हटाया गया है। बाकी बाकी 90% स्थान पर आप देखें तो ये अनिवार्य लेबलिंग को बताया जाना अनिवार्य है। इसके बाद जो उपयोगकर्ता है वो ये इस बात को प्रकट करेंगे कि उन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है, यानी कि एआई का प्रकटीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर कोई उपयोगकर्ता नहीं भी प्रकटीकरण करते हैं तो जो प्लेटफ़ॉर्म है वो स्वयं लेबल लगाएँगे कि ये कंटेंट जो है वो एआई जनरेटेड है। ऐसा उनके ऊपर अब ज़िम्मेदारी आ गई है। और जो गैर सहमति वाले डीप फेक है उसको हटाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई है। अपवाद इसमें ये है कि अगर जो हम सामान्य तरीके से जो फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, उसको इससे बाहर रखा गया है। जो सामान्य एडिटिंग करके हम कोई भी चीज़ अगर पोस्ट करते हैं तो उसको डीप फेक में काउंट नहीं किया जाएगा। या फिर अगर हम किसी इमेज को एनहांस करके हम देखते हैं कि उसको किसी को पोस्ट करते हैं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे तो उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसके अपवाद में आप देखें तो सामान्य फ़ोटो एडिटिंग और गुणवत्ता सुधार उपकरण जो है वो इनके अपवाद में शामिल किया गया है। अब ये जो दोस्तों नया संशोधन है,
ये नया संशोधन जो सेफ हार्बर हुआ करता था प्लेटफॉर्म्स के लिए और जो मध्यस्थ का दायित्व था, इसके बारे में भी बात करता है। देखिए, यदि जो मध्यस्थ यानी कि जो भी प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर कोई भी कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, ये प्लेटफॉर्म्स अगर ड्यू डिलिजेंस का पालन करते हैं, अगर उचित सावधानी बरतते हैं, तो वे उपयोगकर्ता जनित सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसा आईटी एक्ट 2000 का जो धारा 79 है ये कहता है। तो संशोधन का प्रभाव ये हो जाएगा कि यदि प्लेटफॉर्म जानबूझकर अगर कोई अवैध एआई सामग्री को बढ़ावा देते हैं या उनको हटाने में विफल रहते हैं, तो अब वो ड्यू डिलिजेंस में विफल माने जाएंगे और उनका सेफ हार्बर समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये कि अब उन प्लेटफॉर्म्स पे जिन्होंने जानबूझकर किसी एआई सामग्री को नहीं हटाया है या जानबूझकर किसी एआई सामग्री को बढ़ावा दिया है, उन प्लेटफॉर्म्स पे अब कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। तो इसकी वजह से जो इन प्लेटफॉर्म्स को सेफ हार्बर मिला हुआ था धारा 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, वो सेफ हार्बर अब समाप्त हो जाएगा। तो इसका परिणाम ये होगा दोस्तों कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जो मध्यस्थ प्लेटफॉर्म्स है, उन पर नियामकीय दबाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा और ये इन कंटेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे। अब ये जो प्रशासनिक परिवर्तन इन संशोधनों के तहत किए जाएंगे, उसमें आप पहले देखिए कि पहले राज्यों को केवल एक अधिकारी नामित करने की अनुमति थी, ठीक है? लेकिन अब एक से ज़्यादा अधिकारी जो हैं वो नियुक्त किए जा सकेंगे और ऐसे में क्या होगा, जो भी बड़े जनसंख्या वाले राज्य हैं, उनके लिए ज़्यादा जो आप देखें कि उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो किस तरीके से इन सारे कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। तो इसका संघीय आयाम तो ये है कि हमारे देश में ये विकेंद्रीकृत प्रवर्तन को बढ़ावा देगा। कहने का मतलब कि जब जो जनसंख्या बहुल राज्य हैं, उनमें एक से ज़्यादा अधिकारी होंगे तो इन राज्यों का जो से है वो बढ़ेगा और इससे हमारे देश में संघवाद और ज़्यादा मजबूत होगा। तो इसका एक ये भी आयाम है। लेकिन अगर हम वैश्विक संदर्भ के बारे में बात करें, तो डीप फेक संकट केवल हमको भारत में देखने को नहीं मिलता, बल्कि विश्व स्तर पर जो भी एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आप देखें तो गैर सहमति के अंतरंग चित्र बनाए जाने के मामले हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारे इस डीप फेक संकट की वजह से जो गोपनीयता है, महिला की गरिमा है या फिर लोकतांत्रिक विमर्श है, इस बात पे खतरा उत्पन्न होता है। तो ये जो सुधार हमारे देश में अभी किए गए हैं, ये वैश्विक एआई शासन बहस का हिस्सा है और इसी वजह से जो आने वाला वैश्विक एआई समिट है, जिसकी मेजबानी भारत करेगा 16 से 20 फरवरी के बीच में, इसको ध्यान में रखते हुए भी इन सारे सुधारों को लाया गया है और इन सुधारों को लागू करने की जो तिथि है, वो 20 फरवरी की गई है, क्योंकि इस दिन हमारा ये वैश्विक एआई समिट जो है, वो समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कई संवैधानिक आयामों को भी अपने में शामिल करता है। क्योंकि अगर अनुच्छेद 19 वन ए की बात करें, तो इसमें किसी भी देश के नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो जल्दीबाजी में आप देखें जो कंटेंट हटाने की बात की जा रही है, 2 से 3 घंटे के अंदर जो अवैध सामग्री को हटाने की बात की जा रही है, तो इससे जो वैध अभिव्यक्ति है, वो भी प्रभावित हो सकती है। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है और ऐसे में जो डिफेंसिव रिमूवल है, उसका खतरा भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सरकार ऐसी सामग्री को भी अवैध घोषित कर सकती है जो सरकार की आलोचना करता हो, सरकार की कमियों को बताता हो, है ना? तो एक हमें संवैधानिक आयाम तो ये देखने को मिलता है। लेकिन फिर इसके विरोध में हम ये भी देखते हैं कि जो ये संशोधन है, ये हमारे निजता और गरिमा की रक्षा करेंगे, जो कि हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है। जो डीप फेक है, वो पीड़ितों के लिए त्वरित राहत प्रदान करेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये है सरकार के सामने कि वो स्वतंत्रता और गरिमा के बीच में किस तरीके से एक संतुलन बना के आगे बढ़े। तो दोस्तों, अब ये जो संशोधन है, इन संशोधन में जो भी अच्छी-अच्छी बातें की गई है, उनको लागू करने में काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि किसी भी कंटेंट का अवैधता अगर निर्धारित करना है, तो 2-3 घंटे आप देखें, ये काफ़ी कम समय होता है, जिसमें हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कोई भी कंटेंट जो है वो अवैध है या नहीं है। साथ ही साथ इसके माध्यम से अति सेंसरशिप यानी ओवर सेंसरशिप का भी खतरा है। सरकार के द्वारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको भी दबाए जाने की संभावना इसमें हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस पर अनुपालन बोझ भी असमान है। इसके अलावा आप देखें तो एआई की जो पहचान प्रणाली है, उसकी विश्वसनीयता भी अभी पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाई है। तो ये भी इस पूरे संशोधन को लागू करने में एक चुनौती आएगी। साथ ही साथ गोपनीयता उल्लंघन से जो बचाव है, ये भी एक चुनौती हमें देखने को मिलती है। तो आगे की राह हमारे लिए ये हो सकती है कि कोई भी कंटेंट अवैध किस मानक पे होगा, उस मानकों को हम स्पष्ट तरीके से विकसित करें। साथ ही साथ एक स्वतंत्र अपीलीय या समीक्षा तंत्र स्थापित करें कि अगर कोई अपना डीफेक हटवाना चाहता है या फिर अगर किसी कंटेंट को सरकार ने अवैध घोषित कर दिया, लेकिन अगर वो अवैध नहीं है, सरकार ने किसी कंटेंट को केवल इसलिए अवैध घोषित किया कि वो सरकार की आलोचना कर रहा हो, तो ऐसे में हम किसी अपीलीय तंत्र के पास जाके इस मामले की सुनवाई करवा सके, अपने राइट टू जो हमारा एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको एंजॉय कर सकें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हमारा जो भारत का एआई मिशन है, उसके अंतर्गत हम स्वदेशी डीप फेक पहचान प्रणाली को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम हमारे देश में है, उससे भी इन सारे संशोधनों का सामंजस्य करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं, उनको साइबर कानून का प्रशिक्षण देके भी हम आगे की राह लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि साइबर कानून का प्रशिक्षण देने से उनको इस बात की समझ हो जाएगी कि कोई भी कंटेंट जो है, वो एआई जनित है या नहीं है, कोई भी कंटेंट अवैध है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों पे अब उनको थोड़ी-सी जानकारी हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से इन सारे संशोधनों का इस्तेमाल कर पाएँगे। इसके ब तो इस तरीके से हम दोस्तों अंततः ये कह सकते हैं कि ये जो संशोधन लाया गया है, ये भारत को एआई डिजिटल दुष्प्रचार और डीप फेक के विरुद्ध एक सक्रिय नियमन की दिशा में ज़रूर ले जाता है। तो जहाँ ये एक तरफ निजता और गरिमा की रक्षा को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी तरफ ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ इसके संभावित प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि थोड़ा-सा जो हमारा अनुच्छेद 19 1 ए है, इस पे भी एक थोड़ा-सा खतरा उत्पन्न करता है। तो हमारे यहाँ पे जो सरकार है, वो सरकार को एक संतुलित प्रवर्तन करने की ज़रूरत है और इस पूरे संशोधन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारी तकनीकी तैयारी कैसी है, हमारे कानूनी मानक कितने स्पष्ट हैं, हमारा निगरानी तंत्र कितना स्वतंत्र है, साथ ही साथ जो संघीय समन्वय है, जिसमें केंद्र और राज्य इन दोनों को द्वारा आपस में मिलकर काम किया जाएगा, आपस में मिलकर इस पूरे डीप फेक की समस्या का हल किया जाएगा। तो इन सारी बातों पे जो ये संशोधन है, इसकी सफलता निर्भर करती है। तो इस तरीके से ये जो आज का सेशन था, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा और अगर आपने ध्यान से सुना है, तो आप इसे यूपीएससी के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि एआई जनित सामग्री के विनियमन हेतु आईटी नियमों में जो किए गए हालिया संशोधन है, वो निजता की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलित स्थापित करने का एक प्रयास है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका आंसर लिख के दोस्तों आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर जॉइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले फिर से दोस्तों याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।